बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं फिजियो के प्रैक्टिकल्स। तो हम एक्सपेरिमेंट वाइज चलेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है स्टडी ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेसिक इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है कि एक स्टेशन है, उसके ऊपर एक माइक्रोस्कोप पड़ी हुई होती है, लाइक उसके ऊपर दो पिंस आप कह सकते हैं या कोई पेजेस, इतने छोटे से पेजेस, उसके ऊपर ए और बी या सी लिखा हुआ होता है और वो उन्होंने किसी भी पार्ट के ऊपर चिपकाए हुए होते हैं ग्लू से या किसी भी चीज़ की मदद से। और वो ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ बी एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए बी, या इसकी इंपॉर्टेंस बता दें। इस तरह का क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आता है। ये हमारे मॉड्यूल्स के ओसपी में भी आया था और सेंडअप की ओसपी में भी आया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कौन से पार्ट्स होते हैं। हम एक डायग्राम देख लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जिससे आपको पार्ट समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम इसके फंक्शंस देख लेंगे। ये जो इसके अंदर सबसे पहले तो ये जो दो स्टेजेस है ना, ये मैकेनिकल स्टेज है जिसको हम मूव कर सकते हैं, और ये नीचे वाला जो इसका फिक्स स्टेज है जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वो पॉइंट्स बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये है उसके ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तो तीन तरह के इसके ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। एक 10x जिसको हम लो पावर लेंस भी बोलते हैं, एक हाई पावर लेंस है 40x, और एक ऑयल इमर्जन लेंस होता है। ये इसका नोज पीस है। दिस वन इज़ द ओक्यूलर लेंस। देन ये हेड है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डायाफ्राम से नीचे स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अच्छा, स्टेज के बिल्कुल नीचे जो पॉइंट है ये डायाफ्राम है, और इससे बिल्कुल नीचे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, बटन लाइक, ये आप कह सकते हैं कि जिसको घुमाया जा सकता है, इस तरह का कोई एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है, दिस वन इज कंडेंसर। कंडेंसर इज इंपॉर्टेंट। एंड देन दिस वन इज इल्यूमिनेटर या लाइट सोर्स। ये इसकी बेस है, और ये इसके दो एडजस्टमेंट्स होते हैं, फोकस एडजस्टमेंट्स। एक ये जो बड़ा सारा बटन जिसको घुमाया जा सकता है, दिस वन इज द कोर्स एडजस्टमेंट, और उसके ऊपर एक छोटा सा बटन है जिसको घुमाया जा सकता है, दिस वन इज अ फाइन एडजस्टमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे, और इन दोनों का क्या फंक्शन होता है। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल जर्नल पे। सबसे पहला जो इसका पार्ट है ना, वो है इसका सपोर्ट सिस्टम। तो बेस सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पिलर इन दोनों को अटैच कर रहा है, बेस को और हैंडल जो है वो फोकसिंग और मैग्नीफाइंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, और देन इसकी बॉडी ट्यूब है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या याद रखनी है, इसमें से आता होता है फोकस सिस्टम। अब जो हमने फोकस सिस्टम पढ़ा, दो तरह का फोकस सिस्टम था। एक जो बड़े वाला नॉब है यूं करके लगा हुआ है, दिस वन इज द कोर्स एडजस्टमेंट। उसके ऊपर एक छोटा सा नॉब लगा हुआ है, दिस वन इज द फाइन एडजस्टमेंट। ये जो कोर्स एडजस्टमेंट है ना, ये अप और डाउन मूव करने के लिए ऑप्टिकल सिस्टम को यूज़ की जा रही है, और ये फाइन एडजस्टमेंट है ये भी ऑप्टिकल सिस्टम को अप और डाउन मूव करती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फाइन एडजस्टमेंट को जब हम मूव कराते हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी मूव कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसको घुमाना पड़ता है। इसको बहुत ज़्यादा रोटेशंस करवाते हैं तब थोड़ा सा डिस्टेंस ही मूव करता है सिर्फ। द नेक्स्ट ऑप्टिकल सिस्टम में बॉडी ट्यूब आती है, आई पीस आता है, एंड नोज पीस आती है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तीन तरह के लेंसेज हैं, लो पावर लेंस, हाई पावर और ऑयल इमर्जन लेंस। लो पावर होता है इसका 10x, और उसके बाद जो हाई पावर लेंस है वो होता है 40 या 45, आप कह सकते हैं 40x लेंस भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ऑयल इमर्जन लेंस होता है 100 टाइम्स। अब जब हमने इनिशियली हम फोकसिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम जो लेंस यूज़ करते हैं वो लो पावर लेंस है। जब हमने उसको फोकस कर लिया और उसकी क्लैरिटी देखनी है तो हम हाई पावर लेंस यूज़ करते हैं, और ऑयल इमर्जन लेंस हम आरबीसीज के लिए यूज़ कर रहे थे। तो किसी स्टेशन पे अगर साथ में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस आप कब यूज़ करेंगे, जब हमने आरबीसीज देखने हैं तब हम ऑयल इमर्जन लेंस को यूज़ करेंगे। देन आता है इसका इल्यूमिनेटिंग सिस्टम। इसमें मेन चीज़ है जो तीन चीज़ें हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट, मिरर और कंडेंसर। कंडेंसर इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ लाइट कोई भी हो सकता है, लाइक नॉर्मल लाइट भी हो सकती है, और उसके बाद आता है इसका मिरर। मिरर आम नॉर्मल मिरर के जैसा लगा हुआ होता है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है और वो उसको फोकस करता है जाके। कंडेंसर इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ कंडेंसर के ऊपर हमारी ओसपी के अंदर लगा हुआ था कि इसमें बताएं, ये आइडेंटिफाई करें और इसका फंक्शन बताएं। आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया कि ये कंडेंसर है, डायाफ्राम से नीचे छोटा सा नॉब लगा हुआ है। ठीक है, यूँ स्टेज है, स्टेज से नीचे यूँ डायाफ्राम है, डायाफ्राम से नीचे यूँ नॉब लगा हुआ है, दिस वन इज कंडेंसर। अब कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है कि ये जितनी भी लाइट आ रही है ना उसको फोकस करता है इनटू सिंगल कोन ऑफ लाइट। जितनी साइडों से लाइट आ रही है उस सारी लाइट को एक सिंगल कोन ऑफ लाइट में कन्वर्ट करता है ताकि वो ऊपर जाके इंटर हो लेंसेज के अंदर। इसलिए ये इमेज की रेजोल्यूशन में हेल्प कर रहा होता है। ये इसका मेजर फंक्शन है, और इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, एक तो लेंस सिस्टम, एक आयरिस, डायाफ्राम और एक फिल्टर। डायाफ्राम जो इसके ऊपर है उसके ऊपर लेंस लगे हुए हैं और इसके साथ फिल्टर है। नेक्स्ट, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लाइक ये चीज़ें नहीं पूछी जाती।
फाइनली हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जर्नल में लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इसके अंदर दो लेंस सिस्टम्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस होता है, सिंपल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑयल इमर्जन लेंस है उसके अंदर एक छोटा सा पिन होल अपर्चर होता है ऑयल इमर्जन लेंस के अंदर। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है ताकि जितना भी सेंट्रल जोन कौन है लाइट की वो इसमें से पास करे और इमेज बने, यानी कि लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होकर हर जगह से ना आ रही हो बल्कि एक छोटे से सुराख में से पास होकर जा रही हो तो ज़्यादा अच्छी इमेज प्रोड्यूस होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सेलेक्टिंग इन ऑयल इमर्जन लेंस? तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऑयल इमर्जन लेंस एक तो हम आरबीसीज के लिए करते हैं और एक इसलिए भी हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि जब दो चीज़ों के बीच में कुछ नहीं होता ना तो उनके बीच में एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन एयर पार्टिकल्स को हटाने के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो इमेज है वो ब्लर ना बने। नेक्स्ट है कि कंडेंसर जो है वो लो पावर लेंस में हम नीचे रखते हैं, लेकिन हाई ऑयल इमर्जन लेंस में हम हायर पोजीशन के ऊपर क्यों रखते हैं? अच्छा, अब इसकी रीज़न ये है कि यहाँ ऊपर हमारे पास लेंसेज लगे हुए हैं और यहाँ पे नीचे जो है वो कंडेंसर है। अब जब हम कंडेंसर की पोजीशन को ऊपर कर देंगे ना, हायर पोजीशन के ऊपर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट इंटर हो जाएगी और ये जो पहले से हमारे पास लो पावर लेंस है इसका बहुत ज़्यादा वाइड होता है इसका अपर्चर, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट इंटर होगी और ग्लेयर आएगा, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, बहुत ज़्यादा चमकती हुई लाइट नज़र आएगी। इसी तरह से सेम गोज़ विद द ऑयल इमर्जन लेंस के उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा लो कर देंगे तो भी बहुत ज़्यादा लाइट इंटर होगी और इमेज सही तरीके से क्लियर नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इल्यूमिनेशन की हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से करते हैं। अच्छा, रैकिंग ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रैकिंग का मतलब होता है ना कि आप उसको फोकस को एडजस्ट कर सकते हो, यानी एक ही जगह पे नहीं माइक्रोस्कोप का रखते बल्कि कॉन्स्टेंटली उसके फोकस को चेंज कर सकते हो बाई कोर्स एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट। ऐसा हम इसलिए करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो उसके हर साइड को देखने के लिए, उसके लाइक डिफरेंट व्यूज़ देखने के लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे हमें पूरे सेल के डिफरेंट 3 डायमेंशनल एंटाइटीज जो है वो नज़र आ सकते हैं। ये इसका मेजर इंपॉर्टेंस होगी। अब यहाँ पे इस डायग्राम की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो हमारी यूएसपी के अंदर चीज़ें आई हुई थी डेट वाज कंडेंसर, जो कि लाइट को कंडेंस करेगा और सारे एक पिन होल लाइक एक कोन में कन्वर्ट करेगा। देन कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट जो कि सिंपली अप एंड डाउन मूव करवाता है ऑप्टिकल सिस्टम को। डेट वाज ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन तो सबको पता है, लाइक ऑक्सीजन कैरियर है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसके ग्लोबिन पार्ट है और एक इसका हीम पार्ट है। मेन इसमें से एक सेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप बता दें स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले कहता है 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करते हैं, वो पायरोल बनाते हैं। अब ये जो 4 पायरोल्स है ना, इससे बनेगा प्रोटोपोरफायरिन 9। प्रोटोपोरफायरिन 9 जब आयरन के साथ कंबाइन करेगा तो हीम बनेगा और हीम की जब पॉलीपेप्टाइड्स बनेगी तो वो चेन्स बन जाएंगी अल्फा और बीटा हीमोग्लोबिन चेन्स। 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स कंबाइन करती है तो हीमोग्लोबिन ए का मॉलिक्यूल बन जाता है। एक ये चीज़ पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, इसमें से लाइक हीमोग्लोबिन की डिटर्मिनेशन के लिए मेनली जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं ना वो होता है साहलीज ऑपरेटर्स। साहलीज ऑपरेटर्स आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ऑपरेटर्स कौन सा है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, हम इसको यहाँ से देख लेते हैं कि लाइक ये दिखने में हमें कैसी नज़र आएंगी। सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल एक थिन ग्लॉस रॉड है, जैसे सिंपल ग्लॉस रॉड होती है, सिंपल थिन ग्लॉस रॉड। देन है हीमोग्लोबिन पिपेट। नेक्स्ट इज साहली हीमोग्लोबिन ट्यूब, साहली ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब एंड नेक्स्ट इज कंपैरेटर बॉक्स। अब होता क्या है कि ये जितना भी साहली ऑपरेटर्स है ना, ये सारा एक उसके अंदर बॉक्स के अंदर उन्होंने रखा हुआ था, कंपैरेटर बॉक्स भी, ट्यूब भी, पिपेट भी और ग्लास रॉड भी। और इसको ग्लास रॉड का ये साफ करने के लिए एक ब्रश भी साथ में रखा होता है। कुछ में होता है, कुछ बॉक्सेस में, कुछ में नहीं होता। तो वो ये पूछते हैं कि कौन सा ऑपरेटर्स है। पहली बात हो गया कि साइलिस ऑपरेटर्स है और ये किसी यूज़ किया जाता है, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए यूज़ किया जाता है। ये 2 मेन क्वेश्चन है जो इस ऑपरेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। देन किसी स्टेशन में अगर लाइक सिर्फ साहली ऑपरेटर्स पढ़ा हुआ है और उसी के लिहाज से अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो ये पूछ सकते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेवल है ना वो फीमेल्स के अंदर सबसे कम होता है, उसके बाद मेल्स में होता है और उसके बाद चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा होता है। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले फीमेल्स के अंदर सबसे कम होता है 12 to 15। इसकी 2 रीजन होती हैं। पहली रीज़न तो ये होती है कि मेंस्ट्रुएशन लॉस होता है फीमेल्स के अंदर, जिसकी वजह से टोटल ब्लड कंटेंट जो उनकी बॉडी में कम हो जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है आरबीसीज में, आरबीसीज कम हुए तो हीमोग्लोबिन भी कम हो गया। पहली रीज़न तो ये हो गई। और दूसरी रीज़न जो फीमेल्स के अंदर हार्मोन प्रेजेंट है दैट इज एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन इनहिबिटिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है फॉर द इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइटिन के लिए। तो इरिथ्रोपोइटिन जितना कम बनेगा, इरिथ्रोपोइसिस उतनी कम होगी, जितने कम आरबीसीज होंगे उतनी कम हीमोग्लोबिन होगा। ये 2 रीजन है। जबकि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है तो वो इनहिबिटिंग फैक्टर के तौर पर नहीं काम करता, स्टिमुलेटिंग फैक्टर के तौर पर काम करता है। यही 2 रीजन है जिनकी वजह से मेल्स में एक तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, एक टेस्टोस्टेरोन होता है, इसलिए मेल्स में हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होता है 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ये वैल्यूज़ याद रखनी है। और चिल्ड्रंस के अंदर 14 to 19 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज जब बच्चा डिलीवर नहीं हुआ होता ना, तब तक ये होता है कि हाइपोक्सिक कंडीशन में होता है, हाईली हाइपोक्सिक कंडीशन में होता है। तो जितना हमने पढ़ा हुआ है कि जितना हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से एरिथ्रोपोइटिन जो है उसकी स्टिमुलेशन होती है, और जितना ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन बनेगा उतनी ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस होगी। तो ये 3 इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सोहलीज ऑपरेटर्स के। तो एडवांटेज एक तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, लाइक सिंपल है, क्विक मेथड है। दूसरा ये है कि ये इतना कॉस्टली नहीं है, इतने पैसे नहीं लगते इस पर, इसलिए हम इसको मैथ सर्विस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज इसका एक तो ये होता है कि हम इसमें एसिड हेमेटिन यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो जाएगी टर्बिडिटी। और दूसरी बात यह है कि ये सोहलीज ऑपरेटर्स है, ये सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिड्यूस हीमोग्लोबिन के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा। और तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन फीमेल्स के अंदर क्यों, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन के लेवल न्यूबॉर्न्स में किए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कब हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा। अच्छा, हर चीज़ के लिए ना हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, एक तो होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और एक होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, लाइक उसके लिए वो कोई डिजीज़ नहीं है, जबकि पैथोलॉजिकल होता है कि वो कोई डिजीज़ है और उसकी वजह से लाइक हीमोग्लोबिन का लेवल कम या ज़्यादा हो गया। तो अब हमने दोनों तरह से बताना है, फिजियोलॉजिकली भी और पैथोलॉजिकली भी, कि हीमोग्लोबिन कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा। पहले हम देखते हैं कि इंक्रीज कब होगा। जब हीमोग्लोबिन तब इंक्रीज होगा जब आरबीसीज का लेवल इंक्रीज करेगा। तो फिजियोलॉजिकली आरबीसीज किस में ज़्यादा होते हैं, मेल्स में ज़्यादा होते हैं, न्यू बॉर्न्स में, ये हम रीजन पहले पढ़ चुके हैं। और हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जब हम जाते हैं तो आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, लाइक पॉलीसाइथीमिया की एक टाइप भी इसी की वजह से होती है, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाने की वजह से। अब ये जो हाई एल्टीट्यूड्स है ना, ये क्या करेंगे, एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट करवाएंगे, उससे ज़्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस होंगे और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ये फिजियोलॉजिकल कॉजेज हैं, लाइक ये कोई बीमारी नहीं है। और पैथोलॉजिकल कॉजेज पॉलीसाइथीमिया। अब पॉलीसाइथीमिया में आरबीसीज की कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई है और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ गया, तो दैट इज द पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन। और हाइपोक्सिया, अगर कॉन्टीन्यूस हाइपोक्सिया किसी ऐसी डिजीज़ की वजह से, जैसे हार्ट या लंग डिजीज़ की वजह से कॉन्टीन्यूसली हाइपोक्सिया है, तो उसकी वजह से भी वो भी इसकी पैथोलॉजिकल कॉज में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी 2 कॉजेज हैं जिसमें डिक्रीज हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकली तो प्रेगनेंसी में डिक्रीज होता है बिकॉज हीमोडाइलेशन हो रही होती है। और पैथोलॉजिकली जितनी भी एनीमिया हैं, सारे टाइप्स ऑफ एनीमिया में पैथोलॉजिकली आरबीसीज कम होंगे, तो जाहिर बात है हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी कम हो जाएगा। अब इस ऑपरेटर्स को, ये इस तरह का बॉक्स इसके अंदर सोहलीज ऑपरेटर्स का बेसिकली पड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर ये सारा ऑपरेटर्स जो है वो उन्होंने रखा होता है, और ये बताना होता है कि ये कौन सा है। अब ये वाला कंपैरेटर बॉक्स है, ये ट्यूब है, ये नेक्स्ट ग्लॉस रॉड है, हीमोग्लोबिन पिपेट है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से उन्होंने बॉक्स के अंदर रखी होती हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द सेकंड टेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।